आइए विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरी स्वरचित पंक्तियों के साथ, जो कि स्पेशली डेडिकेटेड है अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को। चांद बनो, सूरज बनो, या बन जाओ कोई सितारा, और नहीं बन सकते तो बन जाओ नन्हा सा एक दीपक, जो फैलाए चहु और उजियारा, जो फैलाए चहु और उजियारा। मैंने हमेशा इन पंक्तियों के माध्यम से मोटिवेशन देने का प्रयास किया है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा बनना है जीवन में जो संसार में, समाज में प्रकाश बांट पाए। विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक वीडियो भाषा और संस्कृति, जो कि स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। हम लगातार इस श्रृंखला में इकाई और इकाई 2 को पढ़ते जा रहे हैं। तो आज देख रहे हैं इकाई 3, जिसका चैप्टर है हमारा वाक्य रचना या अशुद्धि संशोधन। तो विद्यार्थी सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही वाक्य पर है, तो वाक्य की परिभाषा को नोट डाउन करेंगे। वाक्य की परिभाषा है किसी विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह या शब्द समूह वाक्य कहलाता है। नोट डाउन करेंगे, किसी विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह या शब्द समूह ही वाक्य कहलाता है। फिर पूछा जाता है वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य की परिभाषा हो गई। वाक्य के मुख्य अवयव, तो आपको याद रखना है कि वाक्य के मुख्य अवयव कितने होते हैं। वाक्य के मुख्य अवयव 2 होते हैं, जिसे हम उद्देश्य और विधेय के नाम से जानते हैं। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। तो चलिए चलते समझते हैं उद्देश्य और विधेय को। समझिए कि उद्देश्य क्या होता है, पूछता है ऑब्जेक्टिव्स में विद्यार्थियों। तो उद्देश्य जिस वस्तु के विषय में कहा जाए, जिस वस्तु के विषय में कहा या विधान किया जाए, उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य अर्थात जिस वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है वही उद्देश्य है। और फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम समझते हैं वाक्य के माध्यम से। जैसे उदाहरण के लिए एक वाक्य हम ले लें कि आत्मा नित्य है। क्या है? आत्मा नित्य है। इसमें अगर उद्देश्य पूछे आपसे तो उद्देश्य क्या है विद्यार्थियों? आत्मा नित्य है, वाक्य लिख लीजिए। दूसरा वाक्य लिखिए, बालक पढ़ रहा है। तीसरा वाक्य आप लिखेंगे, मोहन ने सोहन को मारा। लिख लिए होंगे 3 वाक्य, आशा है। अब तीनों वाक्यों में ऑब्जेक्टिव में हो सकता है ऐसा वाक्य देखकर आपसे पूछ ले कि उद्देश्य किसे कहते हैं। तो तीनों वाक्यों में आप देख सकते हैं कि उपयुक्त वाक्यों में आत्मा, बालक और मोहन उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि वाक्य में इनके विषय में कुछ कहा गया है। पहला वाक्य हमारा आत्मा नित्य है, दूसरा वाक्य बालक पढ़ रहा है, और तीसरा वाक्य मोहन ने सोहन को मारा। तो हमने उद्देश्य को समझ लिया इसके माध्यम से विद्यार्थी। उद्देश्य समझ लिया है, तो विधेय किसे कहेंगे? विधेय अर्थात जिसके बारे में कहा गया वो क्या कर रहा है, वो विधेय होगा हमारा विद्यार्थियों। तो विधेय देखिए, उद्देश्य के विषय में किए गए विधान को सूचित करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, उद्देश्य के विषय में किए गए विधान को सूचित करने वाले वाक्य को विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए उपयुक्त वाक्य जो आपने लिखा है कि आत्मा नित्य है, में आत्मा, बालक और मोहन ने इन उद्देश्यों के विषय में, ये तो उद्देश्य थे, इनके विषय में क्या कहा है कि आत्मा नित्य है। नित्य है क्या है हमारा? विधेय है। पढ़ रहा है क्या है हमारा? विधेय। और सोहन को मारा क्या है? विधेय। तो आशा है उद्देश्य और विधेय को भली भांति जाना होगा। जिसके बारे में कहा जा रहा है वो उद्देश्य, और वो क्या कर रहा है कार्य, वो विधेय होगा हमारा। इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न बोर्ड पर लिखा है, किसी भाषा की मूलभूत इकाई है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जैसा कि इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन, ध्वनि, शब्द, अर्थ, वाक्य, कुछ भी दे देगा। तो किसी भाषा की मूलभूत इकाई है, आप याद रखेंगे विद्यार्थियों, ध्वनि। इसका सही उत्तर है ध्वनि। ध्वनि पर टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न, रचना या रूप के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? रचना या रूप के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। कितने? 3। लिखेंगे उत्तर 3। अगर पूछ ले कि कौन कौन से 3, तो 3 वाक्य हमारे हैं। पहला वाक्य नोट डाउन करेंगे, सरल वाक्य। दूसरा वाक्य मिश्र वाक्य। तीसरा वाक्य संयुक्त वाक्य। तो रचना या रूप के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, तीसरा प्रश्न हमारा है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे 8। कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों? 8। ये अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्यों को आपको नोट डाउन करना है। तो नोट डाउन करेंगे, पहला वाक्य विधिवाचक, दूसरा वाक्य निषेधवाचक, तीसरा वाक्य प्रश्नवाचक, चौथा वाक्य आज्ञावाचक, छठवां वाक्य विस्मयवाचक, सातवां वाक्य इच्छावाचक और 8वां वाक्य संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों को भी हम भली भांति विस्तार में समझेंगे। इसके पहले हम देखते हैं चौथा प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध होता है। 4 ऑप्शन दे देगा,
श्रवण से, मनन से, चिंतन से। तो मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध हमारा सही उत्तर है श्रवण से होता है। किससे होता है? श्रवण से। विद्यार्थियों उत्तर लिख लेंगे श्रवण से। पांचवा प्रश्न है, बोर्ड पर लिखा है, लिखित अभिव्यक्ति का संबंध होता है। चार ऑप्शन दिए जाएंगे, अर्थ से, ध्वनि से, शब्द से, वाक्यों से। तो लिखित अभिव्यक्ति का संबंध होता है, हमारा सही उत्तर है वाक्यों से। किससे? वाक्यों से। चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए इसी क्रम में पांचवे के बाद 6 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है तीसरी इकाई में। पहला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है, मन के विचारों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से होती है? प्रश्न लिखा होगा, मन की अभिव्यक्ति किस माध्यम से होती है? मन के विचारों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से होती है? ए वाक्य से, बी विचारों से, सी कुविचारों से और डी सुविचारों से। तो हमारा सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, वाक्य से। मन के विचारों की अभिव्यक्ति वाक्य से होती है। नंबर 2 प्रश्न आपके सम्मुख है, वाक्य का निर्माण किससे होता है? चार ऑप्शन आपके सम्मुख है, शब्दों से, वर्ण से, पंख से और स्वर्ण से। तो वाक्य का निर्माण होता है शब्दों से। उत्तर लिखेंगे शब्दों से। तीसरा प्रश्न देखिए इसी क्रम में, जो हम 5 प्रश्न देख रहे थे उसके आगे आप क्रम लिखते जाएंगे। भाषा किस माध्यम से व्यक्त की जाती है? विचार से, समाज से, वाक्य से या समझ से? तो वाक्य से प्रदर्शित की जाती है भाषा। व्याकरणिक रूप से पूर्ण विचार को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न हमारा है, व्याकरणिक रूप से पूर्ण विचार को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो हमारा सही उत्तर है व्याकरणिक रूप से पूर्ण विचार को हम वाक्य कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे वाक्य। अगला प्रश्न है, वाक्य के एक क्रियाभाग को क्या कहा जाता है? वाक्य के एक क्रियाभाग को हम विषय कहते हैं विद्यार्थियों। उत्तर में लिखेंगे विषय। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ये हम देख चुके हैं, नोट डाउन कर चुके हैं। 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य, ये भी हम देख चुके हैं। इसी में अगला प्रश्न, किसी भी वाक्य के 2 अंग होते हैं। ऑप्शन है सार और संक्षेप, बी उद्देश्य और विधेय, सी प्रस्तावना, प्रस्ताव, उद्देश्य और समीक्षा। अभी अभी हमने पढ़ा है किसी भी वाक्य के 2 अंग या 2 अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उत्तर में लिखेंगे उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न है, कार्य और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्य और रचना के आधार पर पूछे तो आपको 7 लिखना है विद्यार्थियों। उत्तर लिखेंगे 7। लेकिन सिर्फ रचना के आधार पर पूछे तो 3। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखेंगे। और अंतिम प्रश्न है, वाक्य के प्रमुख 2 घटक कौन से हैं? तो 2 घटक पूछे, 2 अवयव पूछे तो आपको उत्तर देना उद्देश्य और विधेय। चलिए और भी कुछ प्रश्नों को नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, साहित्य में अशुद्धि शोधन किसे कहते हैं? प्रश्न है, साहित्य में अशुद्धि शोधन किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, शब्दों का शुद्ध करना, विचारों का शुद्ध करना, मानव का शुद्धता और दुख को शुद्ध करना। तो हमारा सही उत्तर है शब्दों का शुद्ध करना। साहित्य में अशुद्धि शोधन शब्दों का शुद्ध करना कहलाता है। यह ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन नोट डाउन करेंगे, उच्चारण की दृष्टि से अशुद्धि कितने प्रकार की होती है? उच्चारण की दृष्टि से अशुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो उच्चारण की दृष्टि से अशुद्धि 2 प्रकार की होती है, नोट डाउन करेंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 2, 4, 5 और 7। तीसरा प्रश्न हमारा है, अशुद्धियां अन्य पदार्थों के साथ क्या ला सकती है? उत्कर्ष, संघर्ष, घर्षण या संघर्षण। तो हमारा जो उत्तर है, अशुद्धियां अन्य पदार्थों के साथ संघर्ष लाती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चौथा देखिए, व्याकरण के सामान्य नियमों की जानकारी के बिना शब्दगत अशुद्धि होती है, उसे कहते हैं। प्रश्न है, व्याकरण के सामान्य नियमों की जानकारी के बिना जो शब्दगत अशुद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर हमारा होगा व्याकरणगत अशुद्धि। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके समूह के, शब्द रचना में वर्तनी में होने वाली गलतियों को कहते हैं। वर्तनी में होने वाली गलतियों को कहते हैं, हमारा सही उत्तर है वर्तनी अशुद्धि। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूप अशुद्धि, स्वरूप अशुद्धि, वाक्य अशुद्धि या वर्तनी अशुद्धि। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है, शब्द रचना में वर्तनी में होने वाली अशुद्धि को कहते हैं वर्तनीगत अशुद्धि। अगला प्रश्न इसी क्रम में देखेंगे कि अनुकूल का शुद्ध शब्द है। अनुकूल लिखा है आपके सामने, आप देख सकते हैं, इस तरह अनुकूल लिखा है, दे देगा अनुकूल का शुद्ध शब्द है। 4 शब्द दे दिए जाएंगे, तो आपको अनुकूल में मात्रा परिवर्तित करना है, अनुकूल में बड़ी की मात्रा लगाएंगे, अनुकूल सही होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, शुद्ध कौन सा शब्द है। अगला है, अध्ययन का शुद्ध वाक्य है या शुद्ध शब्द है। अध्ययन लिखा है उन्होंने, अध्ययन देख सकते हैं विद्यार्थियों, इस तरह लिखा है, अध्ययन का शुद्ध शब्द है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो अध्ययन का शुद्ध शब्द है, देखेंगे आप, अध्ययन 2 बार यह लिखना है आपको, ये अध्ययन, ये सही शब्द हमारा है
आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा है कि ईशा का सही शब्द क्या है। ईशा का सही शब्द है, ये ईशा लिखा है, ईशा विद्यार्थियों गलत है, ईश्या होगा। इस तरह नोट डाउन कर लेंगे, इस तरह भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ईश्या। अगला प्रश्न है सही सर्वनाम एवं क्रिया न होने पर वाक्य कैसा होता है। 4 ऑप्शन, अशुद्ध, शुद्ध, स्पष्ट और अस्पष्ट। तो सही सर्वनाम और क्रिया न होने पर वाक्य डेफिनेटली अशुद्ध होगा विद्यार्थी, तो लिखेंगे अशुद्ध हमारा सही उत्तर है। 10वां प्रश्न इसी में आगे, तुम तो तुम्हारा काम करो का शुद्ध वाक्य होगा, अर्थात तुम तो तुम्हारा काम करो गलत वाक्य है, अशुद्ध है, इसको शुद्ध करेंगे तुम तो अपना काम करो। सही उत्तर है तुम तो अपना काम करो। 4 ऑप्शन दे जाएंगे कोई भी, परंतु आपको शुद्ध करके लिखना है तुम तो अपना काम करो। अगला प्रश्न है सही सर्वनाम एवं क्रिया नहीं होने पर वाक्य क्या होता है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, शुद्ध होता है, अशुद्ध सॉरी सही सर्वनाम एवं क्रिया होने पर वाक्य कैसा होता है। ऊपर पूछा गया था नहीं होने पर कैसा होता, तो नहीं होगा सही सर्वनाम और सही क्रिया तो अशुद्ध हो गया वाक्य, परंतु सही है सर्वनाम भी और क्रिया भी, तो वाक्य कैसा होगा, शुद्ध होगा। 4 ऑप्शन दिए अशुद्ध, शुद्ध और तो नहीं है वाले प्रश्न पर ज्यादा आपको जोर देना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखने की रीति को क्या कहते हैं। प्रश्न है हमारा लिखने की रीति को क्या कहते हैं। तो लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, ए वर्तनी या अक्षरी, बी वाक्य या वाक्यांश, सी संधि या संधि विग्रह और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है वर्तनी या अक्षरी कहा जाता है। अगला प्रश्न 13 नंबर का, वाक्य रचना में जब अशुद्धियां होती है तब उसे कहते हैं। तो वाक्य रचना में अगर अशुद्धि होगी तो उसे हम वाक्यगत अशुद्धियां कहते हैं विद्यार्थियों। सही उत्तर लिखेंगे वाक्यगत अशुद्धियां। और अगला अंतिम प्रश्न है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना कहते हैं। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना कहते हैं। ए ऑप्शन शुद्धिकरण, बी अशुद्धि शोधन, सी वस्त्र शोधन और डी संयंत्र शोधन। तो हमारा सही उत्तर है बी अशुद्धि शोधन। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना अशुद्धि शोधन कहलाता है विद्यार्थी। विद्यार्थियों ये चैप्टर था स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, फाउंडेशन कोर्स भाषा और संस्कृति से तृतीय इकाई तीसरी इकाई से वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधन का पार्ट 1 पार्ट 1 आप देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपके लिए लेकर आ रही हूँ पार्ट 2, जिसमें वस्तुनिष्ठ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देखेंगे जो आपकी आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, यूजफुल साबित होंगे। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस को पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय स्मिता चौक से क्लासेस में। और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।